Hello student, this is video number 3 ongoing chapter Rebel and the Raj class 12 history. Now today's topic is role of the rumors and the prosecutions in the revolt of 1857. देखिए जो रूमर्स थे भ्रांतियाँ, ठीक है, रूमर्स का मतलब होता है भ्रांतियाँ और प्रोस्पिशियस का मतलब होता है बेटा भविष्यवाणी, ठीक है। अब देखिए 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, आपको मालूम होगा कि इसमें अलग अलग प्लेस से, जैसे कानपुर से, झांसी से, सतारा से, अवध से, ठीक है, एंड दिल्ली से लीडरशिप प्रोवाइड हो गई थी। एक तरह से ये ऑर्गेनाइज की तरह होकर शुरू हो गया था। अब यहाँ पे कुछ रूमर्स थे, कुछ प्रॉस्पिशियस थे, जिन्होंने एक अपना अलग से रोल प्लेड किया था, ठीक है। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट रूमर्स एंड द प्रोफिशियस प्लेड इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूविंग द पीपल्स टू द एक्शन ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इन बातों ने बेटा, इन भ्रांतियों ने, इन भविष्यवाणियों ने लोगों को प्रभावित किया बेटा। सो देयर वॉज द रूमर, क्या रूमर्स थे कि डैट द न्यू कार्थेज, जो नए कारतूस यूज़ किए जा रहे हैं बेटा, वर द ग्रेस्ट विद द फैट ऑफ द काउस एंड द पिग्स विच वुड पोलेट देयर द कास्ट एंड द रिलीजियस। कि जो बेटा जो कारथेज आ रहे हैं, जो नए कारतूस आ रहे थे, जब बंदूक में उनको राइफल्स में यूज़ करना होता था तो उनको दांत से काटना पड़ता था, और उस पर ऐसे कह रहे हैं कि काउस और पिग्स, गाय की और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी, जो उनकी बेटा किसको हट कर रहा था, कास्ट को और रिलीजियस को। हिंदू और जो मुस्लिम्स लोग थे, सिख्स थे, वो इस चीज़ को बेटा मान नहीं रहे थे कि ये चीज़ें हम अब यूज़ नहीं करेंगे। सो उन्होंने उसको, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उसको यूज़ करने से मना कर दिया। सो देयर वॉज द रूमर्स दैट द न्यू सेकेंड द रूमर्स अबाउट द ब्रिटिश ट्राइंग टू द डिस्ट्रॉय द रिलीजियस ऑफ इंडियंस बाय द मिक्सिंग द बोन्स डस्ट ऑफ द काउज एंड पिग्स इन टू द फ्लोर लेट द पीपल्स टू अवॉइड द टचिंग द फ्लोर। So there was the fear on the suspicious that the British wanted to convert Indian to Christianity। अब देखो एक और रूमर्स था बेटा कि जो यूज़ कर रहे हैं वो आटा, ठीक है, जो फ्लोर यूज़ करेंगे वो, उसके अंदर उन्होंने मिक्स किया है बोन्स को, जो बोन्स डस्ट हैं, यानी हड्डियों को पीस के बेटा उसका धूल करके बिल्कुल डस्ट के रूप में काउस की और पिग्स को, और जो यूज़ किया जा रहा था उनके भोजन में, उनके फीड में, जो आटा फ्लोर, उसके अंदर उन्होंने उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या फेयर हो गया, क्या डर क्रिएट हुआ एंड सस्पिशियस ऑल्सो कि जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज लोग हैं बेटा, वो कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदू को, इंडियंस को, किस में, क्रिश्चनिटीज़ में, यानी डैट मीन्स उनका रिलीजियस ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। द रूमर्स अबाउट द ब्रिटिश रूल कमिंग टू इन एंड ऑफ द कंटेंडरी टू द ब्रिटिश इन द प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी आपको मालूम होगा बेटा, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में, ठीक है, कि वहाँ से जो हुआ रेन फोर्स टू द कॉल द रिवोल्ट अगेंस्ट द मास्टर्स एंड 23 जून 1857 में, जब ये बैटल ऑफ प्लासी होता है, तो इसके अंदर जो डिफीट हो रही है, ठीक है, जो नवाब सिराजुद्दौला और जो हैदर अली, दूसरे लीडर्स, ठीक है, जब आपने बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी, ये दोनों एक फेमस बैटल्स हुए, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स का पावर गेन हुआ, ठीक है, उस पावर को बनाए रखने के लिए इन्होंने इस टाइप्स की रूमर्स को क्रिएट किया। द ब्रिटिश पॉलिसीज द रीइंफॉर्म द इंडियन सोसाइटी to the introducing the western education and the social reform the targeting their long cherished custom and the practice। अब देखिए ब्रिटिश पॉलिसीज़ क्या रही, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में न्यू एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को, इंग्लिश जो लैंग्वेज की एजुकेशन थी उसको प्रमोट किया बेटा। इसके अलावा जो सोशल हमारी जो कस्टम्स थे, पुराने जो हमारे रिवाज थे, प्रैक्टिसेस थी, जैसे चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रथा और बहुत सारे, उनको उन्होंने धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश की बेटा। एंड द एक्टिविटी ऑफ द क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज मिशनरीज ऑल्सो द क्रिएटेड डाउट एंड द डिस्कम्फर्ट। अब देखिए जो ईसाई मिशनरीज थे, जो यूरोप के लोग थे, वो इंडिया में आने लगे, और उन्होंने यहाँ पे आने के बाद अपने रिलीजियस के बारे में, अपने क्रिश्चनिटीज़ के बारे में लोगों को बताया। ये जब यहाँ पे आए ईसाई मिशनरीज़, क्रिश्चियन मिशनरीज़, तो इन्होंने भी लोगों के मन में एक ग्रेट डाउट किया और डिस्कम्फर्ट में थे कि ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारे रूमर्स थे जो उस समय बने हुए थे। द एनेक्शंस ऑफ द प्रीटेक्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स अभी मैंने आपको बताया, डलहौजी का जो पॉलिसी था कि जिस भी किंग के या जिस भी राजा के कोई सन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके पूरे स्टेट को ब्रिटिश स्टेट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे बेटा। सो मेड द पीपल द सस्पिशियस द ब्रिटिश इंटेंशंस। नाउ सब्सिडेंट्री अलायंस,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था बेटा। यहाँ हम पढ़ रहे सब्सिडेंट्री अलायंस के बारे में, ठीक है। ये जो सिस्टम है सब्सिडेंट्री अलायंस का, ये लॉर्ड वेल्जली ने स्टार्ट किया था और ईयर है इसका बेटा 1798, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, सब्सिडेंट्री अलायंस लॉर्ड वेल्जली और ईयर है बेटा 1798। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि दोज हु एंटर्ड इनटू द सचेस अलायंस विद द ब्रिटिश हैड एक्सेप्ट सर्टन टर्म्स एंड द कंडीशन, ठीक है। कुछ टर्म और कंडीशन के बेस पे इंडियन जितने भी स्टेट थे, जितने भी किंगडम्स थे, उनको ब्रिटिश क्राउन के अंदर इंक्लूड किया जा रहा था, ठीक है। द ब्रिटिश वुड बी द रिस्पॉन्सिबल द प्रोटेक्शन। अब ये क्या करेंगे बेटा, जब वो इस अलायंस को एक्सेप्ट करेंगे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको प्रोटेक्टिंग करेंगे, उनको सुरक्षा देंगे एंड देयर एले फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स ऑफ देयर पावर्स। आंतरिक और बाहरी, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप की उनको बेटा उन्होंने प्रोटेक्शन देने की बात कही। इन द टेरिटरी ऑफ द एले, जब उनसे बेटा एले हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा, उसमें यूँ पार्टनरशिप में आ जाएंगे, द ब्रिटिश आर्म्ड कॉन्टिजेंट वुड बी द स्टेनाइट। तो वहाँ पे एक ब्रिटिश आर्मी का एक कंटेनमेंट एक छावनी वहाँ पे कॉन्टिनेंट बना देंगे वो बेटा, ठीक है। एंड द एले वुड बी हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू मेंटेनिंग दिस। और कॉन्टीजेंट, उस कॉन्टीजेंट में बेटा जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी इक्विपमेंट होंगे, वो उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। द एले कुड बी इंटर इनटू द एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स और इंगेज टू द वेलफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। अब देखिए, जिस भी स्टेट के साथ, किंगडम के साथ इन्होंने अपना अलायंस किया है, अगर वो किसी दूसरे के साथ एले या वापस गठबंधन या अलायंस करना चाहता है तो उनको पहले किसका परमिशन लेना होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। द एले हैड टू कीप द रेजिडेंट्स हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वॉज नॉट अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। और वो किसके अंडर में रहेंगे, गवर्नर जनरल के अंडर में रहेंगे। अब इसी के फलस्वरूप बेटा इन्होंने एनेक्शंस की ऑफ द अवध। एनेक्शन ऑफ द अवध होता है बेटा जो अवध डिस्ट्रिक्ट था, जो स्टेट था, उसके जो स्टेट को राज्य हरण करना या उस स्टेट को हड़प लेना, ठीक है। अब इसके ऊपर उन्होंने कुछ ब्लेम्स किए थे और उसके बाद उसके पूरे अवध को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। डलहौजी डिस्क्राइब द किंगडम अवध। अब देखिए, ये एक स्टेटमेंट है बेटा जो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। अवध के बारे में कहा कि अवध एक ऐसी चेरी है, ठीक है, चेरी फ्रूट्स होता है, ये एक दिन ड्रॉप आउट हो जाएगा हमारे मुंह में। हमारे मुंह से यहाँ पे मीनिंग है कि अवध को हम एक दिन ब्रिटिश क्राउन के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ले लेंगे बेटा। अवध वॉज द फॉर्मली एनेक्शन इनटू द ब्रिटिश एम्पायर इन 1856 बाय लॉर्ड डलहौजी। और अवध को बेटा इन्होंने ब्रिटिश जो एम्पायर है उसमें कब मिला लिया था, 1856 में। और किसने किया था ये सब वर्क, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। द कॉन्क्वेस्ट हैपन इन द स्टेज। अब देखिए, ये जो स्टेट स्टार्ट हुआ अलग अलग पार्ट पे हुआ, इसके लिए सब्सिडेंट्री अलायंस हैज बीन द इम्पोज इन अवध इन 1801, ठीक है। 1856 को तो उन्होंने टोटली इसको मिला लिया था बेटा, बट इससे पहले जो सब्सिडेंट्री अलायंस था वो उन पे इम्पोज कर दिया था अवध पर 1801 पे। कहने का मीनिंग यह है कि 1801 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उनसे एनेक्शंस किया, एले करके उसको अपने अंडर में ले लिया, उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे और फाइनली 1856 के अंदर उन्होंने उसको पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। बाय द टर्म्स ऑफ द अलायंस द नवाब हैड टू द डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स। अब देखिए, ये जो अलायंस हुआ, जो सही गठबंधन हुआ, इसके बेस पे उनको क्या कंडीशंस थी, जो टर्म्स थे कि जो नवाब होगा, जो अवध का राजा होगा, वो अपने यहाँ पे मिलिट्री फोर्स नहीं रखेगा। अलाउ टू द ब्रिटिश टू द पोजीशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम्स। और जो ब्रिटिशर्स होंगे उनको पूरी तरह से अलाउ करेंगे टू एक्ट अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट। और जो ब्रिटिश रेजिडेंट उसके एरियाज़ में रहेंगे, जो भी ऑफिसर्स रहेंगे, उस नवाब को उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। एंड हुज द अट्रैक्ट टू द कोर्ट, दस द नवाब बिकम द डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। और इस प्रकार से नवाब क्या होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा ब्रिटेन का या जो ब्रिटिश होंगे उनके अंडर में पूरी तरह से आ जाएगा। द ब्रिटिश वर द कीन टू द एक्वायर द अवध हैज़ इट्स सॉइल वॉज द गुड फॉर द ग्रोइंग इंडिगो एंड द कॉटन एंड वॉज द आइडली लोकेट फॉर द ट्रेड। अब देखिए, ये सब करने के पीछे
ब्रिटेन का या जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक मेन रीज़न था, क्योंकि अवध जो कंट्री था उसकी सॉइल बहुत अच्छी थी। किसके लिए थी? इंडिगो के लिए, नील की खेती के लिए और कॉटन्स कपास के लिए। और दूसरी बात ये थी बेटा कि इसका जो लोकेशन था, ये जिस रूट पे था वहाँ से ट्रेड एक्टिविटी भी ईजिली हो सकती थी। Annexion of the Awadh would be complete in the territorial annexion by the British beginning with the Bengal a century earlier. It was annexed on the grounds of the maladministrations. The British were wrongly assumed that the Nawab Wajid Ali Shah was in the unpopular ruler on the country and he was widely loved. अब ये एनेक्शन जो हुआ बेटा उनके मिस एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, कुप्रशासन या उस आरोप पे लगा के उनको किया गया था, ठीक है। एनेक्शंस जो होता है अवध का द ग्राउंड ऑफ द मेल एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वहाँ का वो अच्छी तरह से नहीं है। जो वहाँ का राजा है, जो अवध का नवाब है, वो अच्छी तरह से अपनी पब्लिक को, वहाँ के लोगों में पॉपुलर नहीं है, वो उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है। ऐसा इन पे ब्लेम करके ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने अंदर लिया। झांसी को क्यों लेंगे? क्योंकि झांसी के पास जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनके कोई सन नहीं था और उन्होंने एक अडॉप्टेड सन किया था, तो इस कारण से उन्होंने उसको एनेक्शन किया था, ठीक है। और अवध के लिए उन्होंने द ग्राउंड ऑफ द मेल एडमिनिस्ट्रेशंस, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना होगा कि अवध को ब्रिटिश क्राउन में क्यों मिलाया गया था, द ग्राउंड ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। द ब्रिटिश रॉन्गली अस्यूम, और उन्होंने वाजिद अली शाह के बारे में गलत बातें कही थी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।